हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आवर्त सारणी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले टॉपिक के अंदर हमने परमाणु त्रिज्या के बारे में समझा। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी परमाणु के अंदर उसका जो नाभिक होता है उससे बाह्यतम कोश के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। और ये जो परमाणु त्रिज्या होती है इसका हम एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते। तो ये कितने रूपों में बताई जाती है? 4 रूपों में। सहसंयोजक त्रिज्या, वांडर वाल त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या और परमाणु आयनिक त्रिज्या। ठीक है। फिर आपको बताया था त्रिज्या कैसे कैसे प्रभावित होती है। तो कोषों की संख्या बढ़ने के साथ त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। कोष की संख्या से प्रभावित होती है। एक परिरक्षण प्रभाव परिरक्षण प्रभाव सिग्मा बताया था। सिग्मा बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। उसके बाद प्रभावी नाभिकीय आकर्षण से परमाणु त्रिज्या प्रभावित होती है। ये प्रभावित करने वाले कारक थे। अब परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता, परमाणविक परमाणु त्रिज्या की आवर्तिता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक वर्ग तथा आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से बदलती है उसे हम बोलते हैं आवर्तिता। जैसे एक अगर आवर्त की बात करें तो एक आवर्त में हम क्या ट्रेंड देखने को मिलता है हमें? तो एक आवर्त के अंदर लेफ्ट यानी बाईं तरफ और राइट यानी दाहिनी तरफ। तो लेफ्ट से राइट अगर हम मूव करते हैं, बाएं से दाएं अगर हम चलते हैं तो त्रिज्या और आकार जो है वो क्या होता है? कम होता जाता है। ये ट्रेंड हमको देखने को मिलता है। तो ये तो एक आवर्त की बात होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अभी मैं यहाँ नियोन नहीं लिखूंगा क्योंकि नियोन क्या है? अक्रिय गैस है और अक्रिय गैसों की त्रिज्या वांडर वाल त्रिज्या होती है जो कि सभी त्रिज्याओं में बड़ी होती है। इसलिए हम नियोन को इनके साथ कंपेयर नहीं कर रहे क्योंकि इनकी त्रिज्या है सहसंयोजक त्रिज्या और नियोन की त्रिज्या है वांडर वाल त्रिज्या। तो उस एक जैसी त्रिज्याओं को ही कंपेयर करना ठीक रहेगा। अब देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के त्रिज्या को बढ़ते क्रम में जमाना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये एक आवर्त के तत्व है और आवर्त में हम बाएं से दाएं इनको सही अरेंज कर लिए, इसी ऑर्डर में होते हैं आवर्त में। तो त्रिज्या क्या होगी? डाउन होगी बाएं से दाएं। तो सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी मानी जाएगी? लिथियम की, फिर बेरिलियम की, फिर बोरॉन की, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की और फिर ऑक्सीजन की। सबसे छोटी त्रिज्या होगी फ्लोरीन की। ये त्रिज्या का इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया त्रिज्या का। तो ये तो आवर्त में है, लेकिन आवर्त, सामान्य आवर्त में तो ये ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, जब आप संक्रमण श्रेणी की आवर्त की बात करें तो वहां संक्रमण श्रेणी में ये चीज ध्यान रखना, संक्रमण इस पॉइंट पर हाईलाइट कर लेते हैं। संक्रमण श्रेणी के तत्वों के
आकार लगभग एक समान बने रहते हैं अथवा इनके आकार में बहुत कम परिवर्तन दिखाई देता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन होगी कि हम एक आवर्त में तो ये फैसला ले सकते हैं कि भाई बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आकार कम हो रहा है, लेकिन क्या संक्रमण श्रेणी में भी ले सकते हैं क्या? पता था क्या तुमको? नहीं था तो अब सीख लो। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है संक्रमण से? जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं कि जैसे अपन बाएं से दाएं जाने देते हैं तो आकार में परिवर्तन, जैसे अब मैं फोर्थ आवर्त की बात कर रहा हूं। फोर्थ आवर्त कहां से शुरू होता है पता है? पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, और फिर आगे और वो होते हैं कौन? गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक और सल्फर और क्लोरीन, नहीं ब्रोमीन होता है, सेरेलियम और ब्रोमीन, ये होता है। ठीक है, ये नहीं है ब्रोमीन। ठीक है, तो Zn के बाद आगे भी होते हैं गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक और सेरेलियम और ब्रोमीन, ये यहाँ खत्म होती है। ठीक है, तो अब सुन लो, यहाँ से यहाँ तक सामान्य तत्व है, यहाँ से यहाँ तक बी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व, ये सामान्य। पहले और दूसरे में मैंने आवर्त सारणी का जब वर्गीकरण पढ़ाया था, तत्वों का वर्गीकरण तो बताया था, पहले और दूसरे के तत्व सामान्य। फिर ये तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग के तत्व संक्रमण, हालांकि 12वां भी नहीं है, 11वां ही लो, संक्रमण तत्व हो गए ये। और फिर 12वें से यहाँ तक फिर सामान्य तत्व। ठीक है, फिर सामान्य तत्व आ गए। तो मैंने बात लिखाई है कि सामान्य में तो बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी आएगी, तो बाकायदा आएगी। यहाँ से यहाँ लेके यहाँ जाएंगे तो पोटेशियम का आकार बड़ा होगा, कैल्शियम का छोटा होगा। तो यहाँ तक तो मैं लिख दूं कि भाई पोटेशियम का आकार बड़ा है, किससे? कैल्शियम से। अब यहाँ से चालू हो गई संक्रमण तत्व 11 तक। तो अब ये बात वैलिड होगी, संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आकार लगभग एक समान बने रहते हैं, इनके आकार में बहुत कम परिवर्तन दिखाई देता है। तो अब मैं यूं कह सकता हूं कि फिर स्कैंडियम से लेके और Cu तक आकार लगभग इक्वल ही रहेगा, लगभग बराबर। फिर वापस सामान्य तत्व आ गए, तो फिर आकार क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पर कम होता जाएगा, यानी इनका बराबर फिर वापस कम हो जाएगा। गैलियम का, फिर जर्मेनियम का इससे छोटा, फिर आर्सेनिक का, फिर सेरेलियम का, फिर बी आएगा। अब यहाँ लगभग समान तो कह रहा हूं मैं, लेकिन लगभग मैंने ये बोला था या तो समान ही रहता है या बहुत बहुत कम। जो परिवर्तन हमें यहाँ दिखाई देता है ना, वो परिवर्तन हमें यहाँ दिखाई नहीं देता, यानी आकार घटता तो है लेकिन बहुत बहुत कम घटता है। तो वो घटना भी जानते हो कि तुम क्या है?
अब मैं आपको केवल संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आकार, जो कि अब तक तो मैं कह रहा था कि इनके आकार अगर जनरल बोलचाल में बोला जाए तो मैं यूं कहूँगा इनके आकार लगभग समान ही रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम इस परिवर्तन को दिखाना चाहो तो आपको मैं बता दूं, स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो कम होता है, हल्का कम होता है लेकिन उतना कम नहीं होता है। फिर फेरस कोबाल्ट निकिल का क्या होता है, समान बना रहता है। फिर कॉपर से जिंक तक क्या होता है, बढ़ता है। यानी ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि स्कैंडियम का ज़्यादा, फिर टाइटेनियम का, फिर वेनेडियम का, फिर क्रोमियम तक। तो यहाँ तक तो कम हो गया। फिर क्रोमियम के बाद मैंगनीज तक भी घटा। फिर मैंगनीज, FeCO और Ni इनका लगभग बराबर है, बिल्कुल बराबर है इनका, ठीक है। फिर Cu तक घटा, लेकिन फिर जिंक का क्या हो गया, कॉपर से जिंक का अधिक होता है। तो अब इसको मैं ग्राफ से भी बता सकता हूं कि अगर मैं परमाणु, ग्राफ भी बना हुआ है, तुम देख सकते हैं, परमाणविक आकार, सॉरी यहाँ तो परमाणु क्रमांक लेता हूं, परमाणु क्रमांक, और यहाँ परमाणविक त्रिज्या, के बिटवीन। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे ये 21 नंबर है और ये आपके 30 नंबर है। केवल संक्रमण श्रेणी के तत्वों को ही दिखा रहा हूँ। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 और 30। तो 21वें तत्व का स्कैंडियम का आकार ये है। तो टाइटेनियम का क्या होगा, इससे और छोटा होगा, कम होगा। वेनेडियम का इससे और कम होगा। क्रोमियम का और कम होगा। फिर Mn का और कम होगा। फिर Fe का लगभग बराबर, फिर कोबाल्ट का बराबर, फिर Cu फिर और बराबर, फिर 29 का थोड़ा सा कम और फिर 30 का थोड़ा सा ज़्यादा। यानी ग्राफ कैसे बढ़ा, ऐसे चला। जो ये आकार को आपको समझा रहा है कि ऐसे आकार में परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये ग्राफ क्या कह रहा है, समझ में आ गया होगा कि संक्रमण श्रेणी में या तो देखो आकार ये तो है किसका, स्कैंडियम का, और ये है किसका, Zn का। तो इतना सा परिवर्तन आया यहाँ त्रिज्या, और इसको अगर आप प्लॉट करो तो यहाँ त्रिज्या, इतने सा परिवर्तन है पूरी श्रेणी, जिसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं कि कोई ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला, हल्का सा परिवर्तन देखने को मिला है। सामान्य तत्वों के आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार में कमी दिखाई देती है, लेकिन संक्रमण श्रेणी के तत्वों में कमी दिखाई नहीं देती, या देती भी है तो वो हल्की सी कमी दिखाई देती है। अब सवाल ये आती है क्यों, कि आकार में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला। तो उसका रीजन किस, मैं आपको बता दूं कि संक्रमण श्रेणी, जैसे अगर हम इसके अंदर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में N-1D और NS होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। देखो जैसे अभी मैं आपको लिथियम से लेके बात करूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते होंगे तुम। लिथियम का होता है 2s2 2s1, बेरिलियम का क्या होता है 2s2, बोरॉन का क्या होता है 2s2 2p1, और कार्बन का क्या होता है 2s2 2p2, और नाइट्रोजन का 2s2 2p3 होता है, ऑक्सीजन का 2s2 2p4 होता है, और फ्लोरीन का 2s2 2p5 होता है। अब तुमने देखा होगा एक इलेक्ट्रॉन जो जुड़ रहा है वो कहाँ जुड़ रहा है, दूसरे कोष में ही जुड़ रहा है, यानी नाभिक के बाहर एक कोष और ये दूसरा कोष, तो इलेक्ट्रॉन यहीं जुड़ता जा रहा है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जुड़ रहा है भाई,
बाह्यतम कोष में जुड़ रहा है। अब मैं इन तत्वों की बात करता हूं कि इनमें क्या होता है। तो इनका विन्यास, जैसे पहले मैं कैल्शियम का बता देता हूं जो इनसे पहले आया। कैल्शियम का नंबर होता है 20। अगर तुम अभी 10वीं क्लास तक विन्यास सीख के आए होंगे 288, यही सीख के आए होंगे 2882, 20 हो गया, 2 और 10 और 8 18 और 2 20, ठीक है। और वैसे मैं सिखाऊं मेरी तरह से तो विन्यास होता है आर्गन 18 तक तो मैंने ऐसे लिख दिया, और फिर बाह्यतम कोष का होता है 4s2, ठीक है, आर्गन 18 4s2। अब 21 का जब मैं लिखूंगा तो तुम्हारी तरह से तो क्या लिखूंगा 2 8 और इलेक्ट्रॉन जुड़ता है यहाँ 9 और फिर यहाँ 2, और मेरी तरह से लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा 3d1 4s2। इसका क्या लिखूंगा तो 3d2 4s2, इसका 3d5 और 3d3 4s2, इसका 3d4 4s2। लेकिन 4 क्या होता है अपवाद है, इलेक्ट्रॉन 5 हो जाता है। तो तुम देख इसका 3d6 5, इसका 3d6 हो जाएगा, इसका 3d7 हो जाएगा, इसका 3d9 हो जाए 8 हो जाएगा, और इसका 3d9 होगा जो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये विन्यास। अब एक बात जो तुमने सीखी यहाँ, वो क्या सीखी, वो बात ये सीखी होगी कि इनमें तो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में जुड़ रहा है, और इनमें केवल इनमें कैल्शियम में तो देखो बाहर ही जुड़ा है, कैल्शियम में बाह्यतम कोष में ही जुड़ा है 4s में, लेकिन इनमें 4s तो यूं की यूं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जुड़ा है 3d में। तो अब यही बात सीखने की हो गई, आकार को यही इफेक्ट कर रही है कि हम जानते हैं नाभिक होता है, नाभिक के बाहर नाभिक होता है, नाभिक के बाहर ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन d में भरता जा रहा है, एक फिर एक और जुड़ गया, 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 यही हो रहा है ना मामला। तो स्कैंडियम में 1 होता है, क्रोमियम में 4 होता है। अब देखिए क्या होता है कि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षित करता है कि नहीं करता है। बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को बंद कर दो, बाह्यतम कोष के अभी से तो देखो हमने क्या देखा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जुड़ रहा है, इनमें, केवल इनकी बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन कहाँ जुड़ रहा है आंतरिक कोष में, इसको हम बोलते हैं आंतरिक कोष, या फिर एक नाम और है इसका उपांत्य कोष, क्या बोलते हैं इसको उपांत्य कोष। तो 2 नाम हो गए, आंतरिक कोष या फिर उपांत्य कोष। अब इनमें उपांत्य कोष में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो उपांत्य कोष के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं परिरक्षित करते हैं। तो नाभिक तो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, और ये जो नया एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता जा रहा है ये वापस इसको धकेल रहा है। तो नाभिक का आकर्षण बल, जो नाभिक जितना आकर्षण लगा रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन उसे वापस धकेल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे नाभिक किसी भी इलेक्ट्रॉन को 100% आकर्षित करता है, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता जा रहा है इससे इसमें, वो 85% उसको वापस धकेल देता है। तो यानी नाभिक का जो आकर्षण, जैसे मैं कहूँ जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं हम, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड तो क्यों बढ़ता है, क्योंकि स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वेनेडियम, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26। तो जेड में एक एक की वृद्धि हो रही है। और इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5 इलेक्ट्रॉन के यहाँ बढ़ने से सिग्मा में भी वृद्धि होती है। तो जेड में तो प्रत्येक परमाणु 1 की वृद्धि हो रही है, और सिग्मा में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन 0.85 की वृद्धि हो रही है।
तो नेट जेड इफेक्टिव में कितनी वृद्धि हो रही है? 0.15 की वृद्धि हो रही है। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ बेरिलियम 3 बोरॉन, लिथियम 3 बोरॉन, बेरिलियम 4 बोरॉन 5। तो यहाँ का अगर तुम जेड इफेक्टिव निकालोगे तो यहाँ का जेड इफेक्टिव भी जेड माइनस सिग्मा करके निकालोगे। तो यहाँ भी जेड में तो 1 की वृद्धि हो रही है, और सिग्मा में यहाँ बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका परिरक्षण प्रति इलेक्ट्रॉन होता है 0.35। कितना होता है? 0.35। तो यहाँ जेड इफेक्टिव में कितने की वृद्धि हो रही है? 0.65 की। अब देखो, क्लियर हो गया होगा पॉइंट। सामान्य आवर्त के तत्वों में प्रत्येक परमाणु जेड इफेक्टिव की वृद्धि हो रही है ना, लेकिन कितने की? 0.5। एक परमाणु से दूसरा परमाणु, दूसरे से तीसरे परमाणु तुम उत्तरोत्तर बढ़ोगे तो जेड इफेक्टिव का मान कितने से बढ़ता जाएगा प्रति परमाणु? 0.65 की क्रमिक वृद्धि होती जाएगी। जबकि स्कैंडियम से लेके कॉपर तक जेड इफेक्टिव के अंदर 0.15 की ही वृद्धि हो रही। तो इसके कंपेयर ये वृद्धि क्या है? बहुत न्यून है। तो यहाँ ज्यादा वृद्धि से परमाणु में सिकोड़ आता जाएगा, संकुचन होता जाएगा आकार। इसलिए यहाँ तो आकार लगातार रेगुलरली कम होता है, लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जेड इफेक्टिव 0.15 से ही बढ़ रहा है। इसलिए संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। और इनमें तो आते आते क्या होता है कि जेड इफेक्टिव लगभग सिग्मा के बराबर ही हो जाता है, यानी यहाँ ज्यादा बढ़ जाता है जब इलेक्ट्रॉन, तो 100% बैलेंस हो जाता है नाभिकीय आकर्षण जेड और सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव बढ़ता ही नहीं है। समझ गए? तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अब आपसे कोई पूछ ले, पहली बात तो अगर आपसे वो जो मैंने पॉइंट लिखाया था कि संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आकार में बहुत कम परिवर्तन दिखाई देता है, तो उसका जवाब है संक्रमण श्रेणी के तत्वों में जेड इफेक्टिव में 0.15, या जेड इफेक्टिव नहीं करो तो यूं लिख सकते हो, तत्वों में नाभिकीय आकर्षण बल ब्रैकेट में जेड इफेक्टिव लगभग सिग्मा यानी परिरक्षण प्रभाव द्वारा संतुलित हो जाता है। इसलिए इनके आकार में अधिक परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये बात है एक आवर्त में। ये अब तुमको मिल गई संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार बहुत लगभग समान होता है, लेकिन सामान्य तत्वों में आकार लगातार कम होता जाता है। ठीक है, अब ये तो थी हमारी किसकी बात? एक आवर्त की बात थी। अब मैं वर्ग की बात ले लेता हूं कि वर्ग में आकार किस तरह से प्रभावित होता है, उसे समझाओ। तो एक वर्ग की अगर हम बात करें तो एक
वर्ग में क्या ट्रेंड देखने को मिलता है। तो देखो बात क्या है, एक वर्ग में जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाएंगे, वर्ग में कहाँ जाएंगे, ऊपर से और नीचे, तो जाते हैं पहले में ही जाओ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, इसका विन्यास है 2s1, इसका 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1 और इसका 6s1। तो एक वर्ग में जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि इसमें 2 ही कोष है ना। इसका ये मतलब है इसमें नाभिक के बाहर 3 कोष हैं। इसका क्या मतलब है, नाभिक के बाहर 4 कोष हैं। ठीक है, और इसमें 5 कोष है। तो कोषों की संख्या बढ़ती जा रही है, कोष को बोलते हैं n बढ़ता जा रहा है, इसलिए एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाए। अगर आपको 2-4 तत्व पटक रखे हो और पूछे सबसे बड़ा कौन है, तो जो वर्ग में नीचे आएगा ना वो सबसे बड़ा है। तो एक वर्ग में लाइन लिख दूं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोष यानी कक्षा बढ़ने के साथ परमाणविक आकार बढ़ने के साथ आकार में, आकार मतलब साइज, त्रिज्या, साइज में वृद्धि होती है। ये हमारे पास एक रिजल्ट मिलेगा। अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या सभी जगह ऐसा होता है, हर वर्ग में साइज बढ़ता है क्या? तो बिल्कुल हर वर्ग में साइज बढ़ता है, बजाय कुछ वर्गों को छोड़ दें। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहाँ कहाँ होता है, तो उसको भी बड़ा ध्यान रखने की बात है। तो देखिए हमारे पास है 1 से लेके 18 वर्ग। कितने वर्ग है हमारे पास? 1 से लेके 18। पहले वर्ग में साइज बढ़ता जाएगा, कोई डाउट नहीं। दूसरे वर्ग में भी साइज बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे वर्ग के अंदर, तो तीसरे वर्ग में शुरू होता है देखो यहाँ से, स्कैंडियम, लिथियम, लैंथेनम और एक्टिनम। तो तीसरे में भी साइज बढ़ता जाएगा, कोई बात नहीं। अब चौथे वर्ग की बात करूँ मैं, इसमें आता है यहाँ से टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम और मेंडेलियम। 103 वाला तत्व आएगा, 104 तत्व आएगा। ठीक है। अच्छा, टेलीफोर्नियम आएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, 104 परमाणु क्रमांक वाला तत्व आएगा, जिसका जो भी नाम है वो आएगा। हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बता रहा हूं, पहले वर्ग में आकार बढ़ेगा, दूसरे में भी बढ़ेगा, तीसरे में भी बढ़ेगा, लेकिन चौथे में टाइटेनियम से जर्कोनियम तक तो आकार बढ़ेगा, क्योंकि इसका विन्यास होता है, अभी लिखाया था D2 3D2 और इसका होता है 3D 4D2। भाई एक वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, इसलिए बस कोष बदलता है। जैसे यहाँ बदला था ना अभी मैंने कोष, वैसे यहाँ फिर इसका भी 5D2 होता है
लेकिन जर्कोनियम से हाफनियम तक आकार बढ़ने की बजाय इन दोनों का आकार बराबर रहता है। और यही ट्रेंड फिर आगे चलता रहता है, कहाँ तक? लगभग चलता रहता है 14वें वर्ग तक। यही ट्रेंड कि पहले दो तत्वों तक तो आकार में वृद्धि होती है, यानी 3D से 4D तक तो आकार में वृद्धि होती है, लेकिन 4D से 5D जब नीचे आते हैं तो आकार में वृद्धि नहीं होती, बल्कि आकार समान बना रहता है। ये ट्रेंड आगे भी जारी रहता है, कहाँ तक? 14वें वर्ग तक। अब सवाल ये उठता है कि भाई जर्कोनियम यहाँ तो बड़ा है इट्रियम से लैंथेनियम तक, और यहाँ भी बड़ा है आकार, और यहाँ भी बड़ा है, लेकिन यहाँ से यहाँ क्यों नहीं बढ़ा? तो उसके लिए मैं बता दूं कि इसका नंबर देखो 57 है और इसका नंबर है 72। तो तुम कहोगे वो बीच के 14 तत्व कहाँ गए? वो सीरियम 58 से लेके ल्यूटेशियम 71 तक वो नीचे रखे हुए हैं, जिनको बोलते हैं लैंथेनाइड तत्व। क्या बोलते हैं उनको? लैंथेनाइड बोलते हैं कि नहीं? वो वहां गए। अब सुनो, मैंने अभी आपको बताया था कि परमाणु आकार पर किस किस का प्रभाव लगता है। एक तो नाभिकीय आकर्षण का और एक इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण का। दो ही तो प्रभाव है। प्रतिकर्षण तो क्या करता है? आकार को बढ़ाना चाहता है, और नाभिकीय आकर्षण क्या करता है? आकार को कम करना चाहता है। यही बात है ना। तो जैसे लैंथेनम से हाफनियम तक जाएंगे एकदम से, तो कोस तो बढ़ेगा। अब भी 4D से 5D तो कोस तो बढ़ा है ना, लेकिन तुम देख रहे हो कि जेड में अचानक 1 की वृद्धि नहीं हुई, जेड में अचानक से 14 की ज्यादा वृद्धि होगी हाफनियम में, और उपांत्य कोष में तो वही 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है। ठीक है, तो जेड में अचानक से सडन ग्रोथ 14 की अचानक वृद्धि क्या करेगी? नाभिक पर ज्यादा आकर्षण बढ़ा देगी, बाह्यतम कोष पर ज्यादा आकर्षण लगेगा, जिससे कोष यद्यपि बड़ा है लेकिन साथ ही साथ नाभिकीय आकर्षण भी तो बहुत अचानक वृद्धि हुई है उसमें भी तो, इसलिए हाफनियम का आकार कोष बढ़ने के बावजूद भी जर्कोनियम के बराबर ही बना रहता है। और ऐसे ही 5वें वर्ग के अंदर हम देखते हैं वेनेडियम से निम्बेनियम तक आकार बढ़ता है, लेकिन निम्बेनियम से टेक्टेनियम TA तक आकार बराबर रहता है। 6ठे वर्ग में फिर क्रोमियम से लेके मोनेब्लिडिनम तक तो आकार बढ़ता है, लेकिन टंगस्टन का बराबर बना रहता है। 6ठे 7वें वर्ग में फिर Mn से टेक्सेनियम तक आकार बढ़ता है, लेकिन फिर टेक्सेनियम से रीथियम तक आकार बराबर बना रहता है। इसी तरह से आगे Fe से Re तक आकार बढ़ता है, लेकिन इरेडियम तक बराबर बना रहता है। तो आकार का ये पहलू कहाँ तक काम करता है? मैंने बताया था वर्ग 14 तक काम करता है। फिर 14 के बाद आकार वापस बढ़ने लगता है वर्गों में भी। ठीक है, ये बात आकार को लेके वर्गों में थी। तो सामान्य वर्ग, सामान्य के अंदर क्या होता है? आकार लगातार बढ़ता है, लेकिन संक्रमण श्रेणी के वर्गों में भी आकार पहले बढ़ता है फिर समान हो जाता है। और ऐसा ही ड्रॉबैक एक 13वें वर्ग में और देखने को मिलेगा। जैसे 13वें वर्ग के तत्व है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेनियम और थैलियम। ठीक है, ये है सेकंड आवर्ग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, और सेवंथ में अभी तत्व है नहीं। तो अपन देख रहे हैं बोरॉन का विन्यास होता है 2p1, इसका होता है 3p1, इसका होता है 4p1, इसका होता है 5p1 और इसका होता है 6p1। देखो कोष बढ़ रहा है ना, कोष बढ़ रहा है ना, यहाँ भी कोष बढ़ रहा है, कोष बढ़ रहा है। तो कोष बढ़ रहा है तो फिर आकार बढ़ना चाहिए, और बढ़ता भी है। एल्यूमिनियम गैलियम में भी कोष बढ़ रहा है तो आकार बढ़ना चाहिए, लेकिन इन दोनों का भी आकार समान बना रहता है। एल्यूमिनियम का आकार साइज ऑफ रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम
लगभग बराबर है रेडियस ऑफ गैलियम। फिर गैलियम से इंडेनियम तक, फिर साइज कोस बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा, फिर बढ़ता है, फिर इनके बराबर है। तो इनके बराबर होने का तो वही रीजन है, कौन सा, लैंथेनाइट तत्वों के आ जाने से लैंथेनाइट संकुचन, क्योंकि मैंने बताया था वो बात 14वें वर्ग तक लागू है, तो यहाँ भी लागू रहेगी 5 से 6p में आने पर। लेकिन यहाँ पर तो आकार बढ़ना चाहिए ना, और यहाँ भी आकार बढ़ना चाहिए, तो इनके आकार समान क्यों है? तो अब मैं आपको बता दूं कि ये 13 है, देखो ये इसका परमाणु क्रमांक 5 है, इसका 8 है, और इसका 13 है, और इसका एकदम से 31 है। फिर इसका, अब यहाँ देखो, यहाँ तो परमाणु क्रमांक में 8 की वृद्धि हुई है, और यहाँ जेड में कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ जेड में +18 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ जेड में अचानक से ज्यादा वृद्धि हुई है ना, तो इसलिए जेड में जब जब भी तुम्हें लगे अचानक से वृद्धि हुई है, तब तक आकार क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो वहां 14 की वृद्धि हुई थी अचानक से, और यहाँ 10 की हुई है, और ये वृद्धि हुई है संक्रमण तत्वों के अतिरिक्त 10 संक्रमण तत्वों के आ जाने से। तो इसका रीजन क्या जाएगा, इनके आकार समान क्यों हैं, संक्रमण संकुचन के कारण। के कारण इनके आकार समान है। तो ये आकार को लेके बनने वाले क्वेश्चंस थे परमाणु आकार को। अब आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप अब डायरेक्ट मुझे इस नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं कि वीडियो की क्वालिटी में या फिर कोई भी चीज़ को समझने में अगर दिक्कत आई है तो मैं आपको उस व्हाट्सएप पे भी भेज दूँगा।